इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 8 अध्याय 6 दाब, पवन, झंझावात एवं चक्रवात। जिज्ञासा बनाए रखें, सही विकल्प का चयन कीजिए। चित्र 6.21 को ध्यानपूर्वक देखिए। पात्र गैस में जल भरा जा रहा है। जल भरने की प्रक्रिया रोकने पर पात्रों में जल स्तर होगा। यहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं। कै विकल्प है पात्र कै में उच्चतम, ख विकल्प है पात्र ख में उच्चतम, गै विकल्प है पात्र गै में उच्चतम और घ विकल्प है सभी पात्रों में समान। इसमें यहाँ ये चित्र दिया गया है, चित्र 6.21। इसमें पात्र गै में जल भरा जा रहा है और ये सभी पात्र नली के द्वारा जो है कनेक्टेड है। जैसा यहाँ पर हम जल भरते हैं तो इसमें जल स्तर जो है ज़्यादा हो जाता है और इसके द्वारा जो जल है फिर इस पात्र में और फिर इसके बाद में इस पात्र में जाता है। जब हम इसमें से जल भरना बंद कर देते हैं तो इसमें जल जो है ज़्यादा होता है। जल ज़्यादा होने के कारण क्या है, इसमें दाब जो है ज़्यादा होता है, इनमें जल कम होता है। तो जल जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहता है। पात्र गै में से जल ख में जाएगा और फिर यहाँ पर दाब उच्च होगा। इस उच्च दाब से फिर क्या पात्र गै में जाएगा। जल जब तक दाब तीनों पात्रों में समान नहीं होता तो गै से ख में और ख से क में जाता रहेगा। समान दाब होने से सभी पात्रों में क्या होगा, जल स्तर जो है समान होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन गै सही है। जल भरने की प्रक्रिया रोकने पर पात्रों में जल स्तर समान होगा। आगे है, एक रबर चूसक कै को एक समतल चिकने पृष्ठ पर एवं समान चूसक ख को खुरदरे पृष्ठ पर दबाया गया। कै विकल्प है कै और ख दोनों ही अपने पृष्ठ से चिपक जाएंगे। कै और ख दोनों अपने पृष्ठ से नहीं चिपकेंगे। कै चिपक जाएगा परंतु ख नहीं चिपकेगा। कै नहीं चिपकेगा परंतु ख चिपक जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वह कै चिपक जाएगा परंतु ख नहीं चिपकेगा। इसका क्या कारण है, जब समतल पृष्ठ पर रबर चूसक कै को रखा जाता है तो रबर चूसक कै और समतल पृष्ठ के बीच में हवा नहीं होती और चूसक के ऊपर वायु जो चारों तरफ से दबाव डालती है, इसलिए कै जो है चिपक जाता है। परंतु जब ख को खुरदरे पृष्ठ पर रखा जाता है तो खुरदरे पृष्ठ और चूसक ख के बीच में हवा भर जाती है। इसमें जो अंदर की हवा है वो बाहर की तरफ दबाव डालती है और जो चूसक है उसके ऊपर जो है चारों तरफ जो है बाहर की हवा दबाव डालती है। इस तरह दोनों दाब जो है समान होने के कारण जो है ख नहीं चिपकेगा। इससे आगे है, किसी भवन की छत पर जल की टंकी को h ऊंचाई पर रखा जाता है। भूतल पर जल को अधिक दाब से प्राप्त करने के लिए हमें करना होगा। इसमें है कै विकल्प है जहां टंकी रखी है उस ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए। दूसरा है ख विकल्प है जहां टंकी रखी है उस स्थान की ऊंचाई h को कम कर दिया जाए। गै विकल्प है टंकी को समान ऊंचाई वाली दूसरी टंकी जिसमें अधिक जल भरा जा सके से परिवर्तित कर दिया जाए। गै विकल्प है यहाँ पर टंकी को समान ऊंचाई की दूसरी टंकी जिसमें कम जल भरा जा सके से परिवर्तित कर दिया जाए। इसमें यहाँ पर ये कै विकल्प है सही है, जहाँ टंकी रखी है उस ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए। तो उसमें क्या है कि जो जल है जी उसकी जितनी ऊंचाई होगी उतना ही उसका दाब जो है अधिक बढ़ेगा। इसलिए जो टंकी है उसकी ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए। दर्शाए गए चित्र 6.22 में दो पात्र कै और ख में समान स्तर तक जल भरा गया है। यहाँ पर ये दो चित्र हैं, इनमें समान स्तर तक जल भरा गया है। दोनों पात्रों में लगने वाले दाब क्रमशः पी कै और पी ख तथा बल क्रमशः एफ कै और एफ कै में समान होगा।
यहाँ पर जल है, दोनों पात्रों में भरा हुआ है, दोनों पात्रों में जल के द्वारा दाब लग रहा है और बल जो है एफ कै और एफ कै लग रहा है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? पी कै बराबर पी कै, कै विकल्प है ये, और एफ कै बराबर एफ कै के। कै विकल्प है, पी कै बराबर पी कै और एफ कै छोटा है एफ कै से, और पी कै से छोटा है और एफ कै बराबर एफ कै के। पी कै से बड़ा है और एफ कै से बड़ा है। तो चारों विकल्पों में से इसमें से विकल्प कै सही है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है कि दाब जो है ऊंचाई पर निर्भर करता है। जब यहाँ पर जल स्तर समान दिखाया गया है, यानी जो ऊंचाई है इस स्तर की यहाँ पर समान है, इसलिए दोनों का जो दाब है वो बराबर होगा। अब इसमें बल जो है द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसमें यहाँ पर द्रव कम है और यहाँ पर द्रव जो है ज़्यादा है, तो इसलिए इसके द्वारा लगाया गया बल कम होगा और जो पात्र कै के द्वारा लगाया गया बल अधिक होगा, क्योंकि इसमें पात्र कै में द्रव की मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, पी कै जो है एफ कै जो है एफ कै से छोटा है, यानी एफ कै जो बल है पात्र कै के द्वारा जल के द्वारा लगाया गया है वो क्या है, इससे ज़्यादा है। तो इसमें ऑप्शन कै सही आंसर आता है। प्रश्न संख्या 2, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, ये कथन सत्य है। द्रव केवल पात्र के तल पर दाब डालते हैं, ये असत्य है। द्रव पात्र की सभी दिशाओं में दाब डालते हैं। इससे अगला है, तीसरा भाग है, चक्रवात अक्षी में मौसम झंझावत होता है, असत्य है। चक्रवात के केंद्र में मौसम सामान्यतः शांत होता है। चौथा भाग है, तड़ी झंझा के समय हम कार में सुरक्षित रहते हैं, ये क्या भी सत्य है। प्रश्न संख्या 3, चित्र 6.23 कै में रेतीली सतह पर एक लड़के को क्षैतिज रूप से लटा दिया गया है और चित्र 6.23 कै में लड़के को ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ दर्शाया है। किस स्थिति में लड़का रेत के अंदर अधिक धंसेगा, कारण दीजिए। इसमें हमने बताना है कि किस स्थिति के अंदर लड़का रेत के अंदर अधिक धंसेगा, ये कारण बताना है। चित्र कै में लड़का रेत पर लेटा हुआ है, इसके द्वारा ज़्यादा क्षेत्रफल घेरा हुआ है, इसके कारण रेत पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दाब कम लगता है, इसलिए लड़का रेत में कम धंसेगा। चित्र कै में लड़का ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, इसके द्वारा रेत पर कम क्षेत्रफल घेरा गया है, इससे रेत पर जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब जो अधिक लगेगा और लड़का रेत में ज़्यादा धंसेगा। उत्तर, दोनों अवस्थाओं में लड़के का वजन समान है। चित्र 6.23 कै, इसमें लड़का क्षैतिज रूप से लेटा हुआ है, इसके द्वारा ज़्यादा क्षेत्रफल घेरा हुआ है, इसे रेत पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है और वह ज़्यादा धंसता नहीं है। चित्र 6.23, इसमें लड़का रेत पर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ दर्शाया गया है, उसके द्वारा रेत पर कम क्षेत्र घेरा हुआ है, इससे रेत पर प्रति इकाई क्षेत्र पर अधिक दाब लगेगा तथा लड़का रेत में ज़्यादा धंसेगा। प्रश्न संख्या 4, एक हाथी अपने चारों पैरों पर खड़ा है, यदि एक पैर द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है तो और हाथी का भार 20,000 न्यूटन है, तो हाथी द्वारा स्थल पर आरोपित दाब की गणना कीजिए। उत्तर, हाथी का भार 20,000 न्यूटन। हाथी के एक पैर द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्र क्या है, 0.25 मीटर स्क्वायर। हाथी के चारों पैरों द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्र 4 गुणा 0.25 1 मीटर स्क्वायर आ जाता है। हाथी द्वारा स्थल पर आरोपित दाब कितना होगा, 20,000/1 के। तो इसमें यहाँ पर आ जाता है 20,000
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 20,000 पास्कल उत्तर आ जाता है। प्रश्न संख्या 5, कै और खै दो नाव हैं। नाव कै के आधार का क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर है और उसमें 5 लोग बैठे हैं। नाव खै के आधार का क्षेत्रफल 3.5 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3 लोग बैठे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति का भार 700 न्यूटन है तो पता लगाएं कि किस नाव के आधार पर अधिक दाब लगेगा और कितना। उत्तर नाव कै। प्रत्येक व्यक्ति का भार बराबर है 700 न्यूटन के और 5 लोगों का भार कितना होगा 700 गुणा 5 3500 न्यूटन के। आधार का क्षेत्रफल 3.5 मीटर है और नाव कै के आधार का क्षेत्रफल पर नाव कै के आधार पर दाब कितना हुआ 3500 3500 बटे 7 500 पास्कल आ जाता है। इससे आगे नाव कै 3 लोगों का भार कितना हुआ 700 गुणा 3 बराबर 2100 न्यूटन। आधार का क्षेत्रफल 3.5 मीटर। नाव कै के आधार का दाब बराबर है 2100 बटे 3.5 600 पास्कल आ जाता है। नाव कै पर अधिक बल लगेगा। जितना अधिक बल लगेगा 600 में से 500 घटाएंगे 100 पास्कल उत्तर आ जाता है। प्रश्न संख्या 6, यदि वायु और बादल दोनों विद्युत के सुचालक होते तो क्या तड़ित उत्पन्न होती? अपने उत्तर का कारण दीजिए। आंसर नहीं। यदि वायु और बादल दोनों विद्युत के सुचालक होते तो तड़ित उत्पन्न नहीं होती। वायु के कुचालक होने के कारण बादलों में भारी मात्रा में विपरीत विद्युत आवेश जमा हो जाते हैं। यदि वायु सुचालक होती तो आवेश लगातार बहते रहते और बादलों में जमा नहीं हो पाते। इससे बादलों के बीच में विभवांतर उत्पन्न नहीं हो पाता तथा तड़ित उत्पन्न नहीं होती। प्रश्न संख्या 7, यदि बोतल में जल एक निश्चित ऊंचाई तक भर दिया जाए तो दर्शाए गए चित्र 6.24 के अनुसार दो समान गुब्बारों कै और खै में क्या होगा? क्या दोनों गुब्बारे फूलेंगे? यदि हाँ तो क्या वे समान रूप से फूलेंगे? अपने उत्तर को समझाइए। चित्र के अनुसार दोनों गुब्बारे समान रूप से फूलेंगे क्योंकि दोनों गुब्बारों का आकार समान है तथा यहाँ निश्चित ऊंचाई पर जल भरा जाता है तो दोनों गुब्बारों के ऊपर दबाव जो है जल का बराबर लग रहा है। उत्तर चित्र 6.24 के अनुसार दोनों गुब्बारे समान आकार के हैं तथा समान ऊंचाई पर हैं, इसलिए दोनों गुब्बारों पर लगने वाला दाब समान होगा। इसलिए जब बोतल में जल एक निश्चित ऊंचाई तक भरा जाता है तो दोनों गुब्बारे कै और खै समान रूप से फूलेंगे। प्रश्न संख्या 8, व्याख्या कीजिए। झंझावात चक्रवात में किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है? उत्तर जब महासागर का जल गर्म जलवाष्प में बदलता है तो इससे आसपास की वायु गर्म और आर्द्र हो जाती है। यह वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है जिससे उस क्षेत्र में निम्न दाब या कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। उसकी जगह लेने के लिए आसपास की ठंडी वायु उस क्षेत्र में तेजी से आती है और चक्रण करने लगती है या घूमने लगती है। इस प्रक्रिया में झंझावात चक्रवात में बदल जाता है। इस प्रकार वहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 9, चित्र 6.25 में गर्मियों की दोपहर के समय समुद्र तट पर पेड़ों को दर्शाया गया है। पहचानिए कै अथवा खै में स्थल किस ओर है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है और जल की तरफ से ठंडी वायु जो है उसका स्थान लेने के लिए आ जाती है। इस तरह दिन के समय वायु जल से या समुद्र की ओर से स्थल की तरफ बहती है। इसमें यहाँ पर कै और खै ये दो पॉइंट दिए गए हैं और हवा का भाव खै से कै की तरफ दिखाया गया है जैसा कि पौधों के द्वारा हम देखते हैं। इस तरह हवा जो है खै की तरफ से कै की तरफ बह रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि खै की तरफ समुद्र है और यहाँ जो है स्थल है। उत्तर गर्मियों में दोपहर के समय समुद्र तट के आसपास की भूमि जल्दी गर्म हो जाती है। इससे समुद्र तट के ऊपर की हवा हल्की और गर्म हो जाती है। यह हवा हल्की होकर ऊपर उठती है
इससे समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र की ठंडी हवा उच्च दाब वाले क्षेत्र से स्थल की ओर निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। चित्र के अनुसार पेड़ हवा से कै की ओर झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र के अनुसार हवा ख से कै की ओर बह रही है, इसलिए कै स्थल है और ख जो है की ओर समुद्र है। प्रश्न संख्या 10, ऐसे किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो यह दर्शाए कि वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। इसके लिए हम दो गुब्बारे लेंगे। इन गुब्बारों को नली के द्वारा जोड़ देंगे। नीले वाले गुब्बारे में हम हवा भर लेंगे और जो पीले वाला गुब्बारा है उसमें हवा नहीं भरेंगे। हम देखेंगे कि हवा नीले वाले गुब्बारे से पीले वाले गुब्बारे में आ रही है। इसका कारण यह है कि जब इस गुब्बारे के अंदर हवा होती है तो इसमें वायु दाब जो है ज़्यादा होता है और इसमें हवा नहीं है तो वायु दाब जो है कम होगा। वायु दाब अधिक होने के कारण हवा नीले गुब्बारे से पीले गुब्बारे की तरफ आती है। इससे सिद्ध होता है कि वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। उत्तर, क्रियाकलाप, दो गुब्बारे लीजिए, इनमें से एक गुब्बारे को फुलाएं तथा दूसरे गुब्बारे को ऐसे ही रहने दीजिए। इन दोनों गुब्बारों को एक नलिका के द्वारा जोड़िए। अब फूले हुए गुब्बारे का मुंह खोल दीजिए। हम देखेंगे कि वायु फूले हुए गुब्बारे से बिना फूले हुए गुब्बारे की तरफ जा रही है। फूले हुए गुब्बारे में वायु भरी हुई थी, इसलिए वहाँ पर उच्च दाब था, तब बिना फूले हुए गुब्बारे में वायु नहीं थी, इसलिए वहाँ पर निम्न दाब था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 11, तड़ित झंझा क्या है? इसके निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। उत्तर, तड़ित झंझा यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें तेज वायु, तड़ित और गर्द के साथ बारिश होती है। तड़ित झंझा के निर्माण की प्रक्रिया। झंझावात, जब किसी स्थान की वायु गर्म हो जाती है तो यह वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। उसका स्थान लेने के लिए आसपास की वायु आ जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऊपर जाने वाली वायु फैलती है और ठंडी हो जाती है। उसमें उपस्थित नमी ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। इन दोनों से बादलों का निर्माण होता है। यह पानी की छोटी छोटी बूंदें भारी बूंदें बनाती हैं और वर्षा, ओले और अथवा बर्फ के रूप में पृथ्वी पर वापस आकर गिरती हैं। इस प्रकार तेज वायु के साथ होने वाली वर्षा को झंझावात कहते हैं। तड़ित, धन आवेशित बर्फ के हल्के कण बादलों के ऊपर की ओर और ऋण आवेशित जल की बूंदें बादलों में नीचे की ओर जमा हो जाती हैं। वायु आवेशों की कुचालक होती है, इसलिए दोनों आवेश बादलों में इकट्ठे हो जाते हैं। जब दोनों आवेशित बादल एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो क्षणदीप्त, थोड़ी देर के लिए यानी क्षण के लिए प्रकाश जो उत्पन्न होता है, इसे हम तड़ित कहते हैं। गर्जन, विपरीत आवेश के बादलों के टकराने से तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित तीव्रता से आसपास की वायु को गर्म कर देती है, जिसके कारण वायु का प्रसार होता है और एक बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम गर्जन कहते हैं। तड़ित एवं गर्जन के साथ जब कोई झंझावात आता है तो इसे तड़ित झंझावात कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके कारण तड़ित उत्पन्न होती है। उत्तर, बादलों में जल की बूंदें और हिमखंड लगातार ऊपर नीचे गति करते हैं। तेज वायु के कारण इनके बीच में घर्षण पैदा हो जाता है। इस घर्षण से बादलों में विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। बादलों में धन आवेश ऊपर की ओर तथा ऋण आवेश नीचे की ओर जमा हो जाते हैं। हवा आवेश की कुचालक होती है। जब आवेश बहुत अधिक हो जाता है तो वायु का विद्युत रोधी गुण टूट जाता है और फिर धन और ऋण आवेश के बीच में अचानक विद्युत प्रवाह होने लगता है। इससे क्या है भी, जो धन आवेश है और ऋण आवेश है उनके बीच में अचानक विद्युत प्रवाह होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों आवेश आपस में मिलते हैं, जिससे बिजली की एक चमकीली रेखा दिखाई देती है और भारी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, व्याख्या कीजिए कि प्रदर्श पट या बैनर
और विज्ञापन पट या होर्डिंग्स में छिद्र क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, प्रदर्श पट, बैनर और विज्ञान पट, होर्डिंग में छिद्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तेज हवा उनमें से होकर निकल सके। जब तेज हवा चलती है तो वह बैनर और होर्डिंग पर दबाव डालती है, परंतु छिद्र होने के कारण हवा बैनर या होर्डिंग में से सीधे जो है पार निकल जाती है। इससे बैनर या होर्डिंग फटते नहीं हैं और स्थिर रहते हैं। ये छिद्र वायु के दबाव को कम करते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये सभी प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।